आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित स्टील सिटी नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें 3 घंटे पूर्व मरी एक महिला को नर्सिंग होम ने टीएमएच रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने महिला की 3 घंटे पूर्व ही मौत होने की बात बताई। इसके बाद परिजनों ने स्टील सिटी नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। मृत महिला के परिजनों के मुताबिक 2 दिन पूर्व गर्भवती महिला सुनीता अग्रवाल को स्टील सिटी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को महिला ने एक शिशु को जन्म दिया। मंगलवार की सुबह शौच जाने के क्रम में महिला अचानक गिर गई, जिसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। स्टील सिटी अस्पताल द्वारा महिला को टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 घंटे पूर्व ही महिला के मौत हो जाने की बात कही। इसके बाद आक्रोशित हुए महिला के परिजनों ने स्टील सिटी अस्पताल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। परिजनों के मुताबिक चिकित्सक डॉक्टर सेन से महिला का इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह महिला अपने बेड पर गिर गई, पर चिकित्सक ने तरह तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए 2.5 से 3 घंटे के बाद टाटा मेन अस्पताल रेफर किया। परिजनों ने साफ तौर पर स्टील सिटी नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके पूर्व भी एक पत्रकार की पत्नी के साथ भी इलाज में हुई लापरवाही के कारण मौत का मामला आज भी विचाराधीन है। हंगामा की जानकारी मिलने पर बिष्टुपुर पुलिस भी अस्पताल परिसर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगी। इधर पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से परिजनों ने घटना की जानकारी दी है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी हो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हम उसी लिए आए हैं बड़े भाई, हम तो उसी लिए आए हैं। हम आए किसी को आप चले जाइए। हम बोल दिया, पुलिस को बोल दिया। थोड़ा सा हॉस्पिटल का इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है, हम बोल दिया आपको सब। थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, थोड़ा सा अपने पक्ष क्या हुआ सर? पीछे पीछे मामला ये है कि मेरे भाई विमल अग्रवाल की वाइफ सुनीता अग्रवाल को हमने परसों डिलीवरी के लिए स्टील सिटी में भर्ती किया था। डॉक्टर सेन उसको ऑपरेशन किए थे, डिलीवरी हुआ था, बेटी भी थी शाम में। लेकिन डॉक्टर सेन ने परसों ऑपरेशन के समय भी बात बोला था कि हमको जो पैसा है 25,000 रुपया कैश में दीजिएगा, चेक नहीं लेंगे ऑपरेशन के बाद आप। ठीक है, वो बात चलिए, पैसा का कोई बात नहीं था। कल दिन भर डॉक्टर सेन ऑपरेशन होने के बाद दिन भर कल चेकअप में नहीं आए। ठीक है, कल भी आज सुबह मेरी भाभी जो है बाथरूम जाने के लिए उठी है बेड से,
और बेड से उतर के चेयर में बैठी है और चेयर से वो बैठी है जैसे वो तुरंत गिर गई। तो मेरी सिस्टर जो कल रात से बैठी भी थी केबिन 15 नंबर में, मेरी सिस्टर जो है उसको लेके नर्स लोगों को बुलाई है और बेड पे लेटाई है। तो मेरी वाइफ भाभी बोली सिस्टर को कि अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। सिस्टर लोगों ने डॉक्टर साहब को फोन पे फोन मारा। सुबह 7:15 बजे का मामला है। 7:15 बजे के बाद डॉक्टर साहब आए हैं। 8:40 में डॉक्टर साहब आए हैं। जो सिस्टर लोगों ने फोन में फोन मारी, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे थे। मेरा भाई आया 8:15 बजे, वो 8:32 में फोन मारा डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब बोले अभी हम लिफ्ट चढ़ रहे हैं। तब वो आए हैं, डॉक्टर साहब चेकअप के नर्स लोगों से कोई सुई दिलवाए हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब तुरंत बोलते हैं कि ये मैच आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। अपना कार में नीचे पार्किंग में ले जाके ऑक्सीजन लगा हुआ को अपना कार में ले जा रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक डॉक्टर प्रीति गौलत जो पार्किंग में रह के स्टील सिटी हॉस्पिटल में आ रही थी, वो बोली कि इसको ओडी में ले चलिए। ओडी में लाके लोगों ने 1 घंटा समय बर्बाद किया खाली पंपिंग करने के चक्कर में, ईसीजी करने के चक्कर में। 9:45 बजे डॉक्टर सेन बोलते मैं आईसीयू में बात कर लिया, सीसीयू में रूम नहीं है, आईसीयू में रूम है, हम लोग इमरजेंसी ले चलते हैं, वहाँ तुरंत चेकअप करके आईसीयू में डालेगा। हाँ, पेशेंट का बता रहे हैं आपको कि डॉक्टर साहब क्या के नीचे उसी समय 9:15 बजे 9:45 बजे एम्बुलेंस बुला के टीएमएच ले जाते हैं और बोलते हैं हम भी चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हॉस्पिटल टीएमएच नहीं जाते हैं और वो अपना घर चल जाते हैं। हम लोग टीएमएच लगे 10 मिनट में डॉक्टर साहब वहाँ पर लोगों चेकअप करते हैं इमरजेंसी में और बोलते हैं 2.5 घंटा पहले पेशेंट का डेट हो चुका है। हाँ, डॉक्टर वहाँ पर ये बात बोला 2 से 2.5 घंटा पहले आपका पेशेंट चेकअप हो चुका है, डेट हो चुका है, तो इसमें हम लोग क्या चेकअप करेंगे? इसको वापस आप लोग ले जाइए स्टील सिटी। हम लोग यही मांग करते हैं कि डॉक्टर को निलंबित किया जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। आज एक हमारे साथ हो सकता है, कल हजारों पब्लिक के साथ ये डॉक्टर करता होगा। अगर ऑपरेशन आप किए थे तो आपको कल भी चेकअप करना चाहिए था और आप एक बार में फोन नहीं उठा रहे, आप 1 घंटा बाद फोन करने के बाद आके आप डायरेक्ट आईसीयू ले जा रहे हैं। मतलब आपको सब कुछ जानकारी होने के बाद आप क्या दवाई दिलवाएं सिस्टर लोगों से, ये हमें नहीं जानकारी है, लेकिन पैसा लेने का समय आप तुरंत मुंह खोल के पैसा मांगते हैं। और हमारा मुख्य प्रबंधक, हमारे जो मुख्य प्रबंधक यहाँ के हैं स्टील सिटी के, उनसे एक ही मांग है कि जो भी स्टाफ या डॉक्टर आपके यहाँ लापरवाही बरतता है उसको यहाँ से हटा दिया जाए। आप इनसे बात कर लीजिए, आप इनसे पुलिस से बात कर लीजिए। सॉरी, एंड द केस इज विद द पुलिस, दे विल डिसाइड। 2016 को मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ आया था। पूरी तरह तंदुरुस्त मेरी वाइफ थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर में डिलीवरी के नाम पे इन लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे के अंदर में उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। नतीजा कि इन लोगों ने बिना इन्फॉर्मेशन के हमें टीएमएच में उन लोगों ने ले जाके एडमिट करा दिया था। नतीजा कि वो 8 तारीख से लेकर संघर्ष करते रही अपने लाइफ के साथ और 15 जून को वो डेथ कर गई। तो उसके बाद मैंने इस प्रबंधन पे, स्टील सिटी नर्सिंग होम के प्रबंधन पे और डॉक्टर पर बाय नेम्ड मैंने एफआईआर किया था, जो कि आज भी विचाराधीन है। मैं न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूं और उम्मीद है कि न्यायालय से हमें ज़रूर आज न कल न्याय मिलेगा। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। ये हॉस्पिटल का क्या कहेंगे लेकिन दूसरी घटना इस तरह की, तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, सही कहिए तो यहाँ सिर्फ पैसे का खेल वेल चल रहा है। मेरी वाइफ को भी इन लोगों ने, एकदम तंदुरुस्त मेरी वाइफ थी, एक दवा नहीं खाती थी, लेकिन इन लोगों ने सिजेरियन करके ऑपरेशन गलत किया और उसी का नतीजा है कि फिर रीऑपरेट करना पड़ा था दूसरे बार और मेरी वाइफ यहीं पर दम तोड़ दी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं था। जी हाँ, यह मैंने कह रहा हूँ कि ये लोग पहले बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, लेकिन कुछ देर के बाद इन लोग का कहना रहता है कि अगर सिजेरियन नहीं होगा तो बच्चा भी नहीं बचेगा और जच्चा भी नहीं बचेगा। नतीजा कि लोग मजबूरी बस में ऑपरेशन करवा लेता है। आज भी ऐसा मौत हुई है, ऐसा जानकारी मिला है। तो मैं चाहूँगा
प्रबंधन से कि इस पे रोक लगे। प्रशासन से चाहूँगा या न्यायालय से भी चाहूँगा कि इसे गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। हाँ, अगर जहाँ पैसे का खेल भी चल रहा है तो इस पर तो गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। एक महिला का मृत्यु हुआ है, वो डिलीवरी के लिए परसों एडमिट हुई थी 8 बजे सुबह में। ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, उस समय तक ठीक था। आज सुबह वो बाथरूम के लिए गई है करीब 7:15 बजे और वहाँ वो गिर गई है। तो उसी के बाद यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ थे वो लोग आए हैं, उसको भेजे हैं TMH। परिवार वाले का कहना है कि वो गिरी है तो मर गई है उसी समय, और डॉक्टर का कहना है कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया था, इसलिए वो लोग TMH भेजा है। अब ये दोनों मैटर में एथी हो रहा है और इसी पे हम लोग भी जांच कर रहे हैं कि मेन फैक्ट क्या है, क्योंकि अब ये चूँकि डॉक्टर का सब्जेक्ट है यहाँ का और TMH का, दोनों की बात को समझ में आएगा, तो वो अभी जांच हो रही है उस पर। ये भी एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजना, ये तो डॉक्टर का बात है। मान लीजिए कि बेटर इलाज के लिए तो भेजा ही जाता है ना, छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में उसको तो भेजा ही जाता है, तो इसलिए ये कोई मैटर नहीं है। सर 2016 में भी एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे बच्चे को जन्म देती है, ऑपरेशन के जरिए, उस समय भी उसकी मौत हो गई थी। सेम इसी ऐसे ही कुछ होता है, क्या कहेंगे हॉस्पिटल का दिख रहा? देखिए, अभी स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरीक़ा की प्रवृत्ति अगर इस हॉस्पिटल का है, जो जांच में अगर आता है, तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और क्या दोनों विषय को एक बार जांच का प्रक्रिया में लाया जाएगा? पुराने विषय के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस विषय के साथ अगर पुराना पास्ट हिस्ट्री भी इस हॉस्पिटल का देखा जाएगा, अगर ऐसा इनके साथ बार बार होता है पेशेंट के साथ, तो वो क्वेश्चनेबल है, उस पर ज़रूर आदमी देखेगा उसको। जांच के बाद जो भी आएगा कार्रवाई निश्चित तौर पर होना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जमशेदपुर के बारीडीह मार्केट में मंगलवार को फैमिली फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन साईं मानव सेवा ट्रस्ट के संरक्षक सह समाज सेवी रवि जायसवाल और पत्रकार प्रीतम सिंह भाटिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि कल के बाद देश में जिम खुल जाएंगे, क्योंकि फिटनेस से ही इम्यूनिटी बढ़ती है और सरकार इस विषय पर जरूरी सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिम के व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार का संकट झेलना पड़ा है, जो काफ़ी दुखद है। जिम के कोच सुजीत मिर्धा ने बताया कि यहाँ महिला और पुरुष दोनों जिम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जुम्बा क्लासेस, योगा एवं अन्य फिटनेस क्रियाकलाप यहाँ सिखाया जाएगा। इस अवसर पर त्रिथेंदु घोष, अविनाश शर्मा, पिंटू मिर्धा, टिंकू यादव, अमर यादव समेत कई लोग मौजूद थे। सरकार की तरफ से जिम को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है खुलने का, बट कुछ दिन में खुल जाएगा। लॉकडाउन 5 में जो अनलॉक 5 आ रहा है उसमें, तो जिम आज यहाँ पे फैमिली फिटनेस सेंटर सुजीत जी ने खोला है बिरसा नगर में, और इनका सोच बहुत ही अच्छा है कि फैमिली मैंने पूरे परिवार को जिम करना चाहिए, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लेडीज, जेंट्स, कि अभी के जो कोरोना टाइम में इम्यूनिटी का ज़रूरत है, वो फिटनेस से ही इम्यूनिटी का आने का ज़्यादा ये रहता है, जिससे कि आदमी स्वस्थ रह सकता है। और कोरोना से भी लड़ाई होगा इससे, और आदमी स्वस्थ भी रहेंगे। सरकार को भी सोचना है कि जल्दी से जल्दी जिम चालू। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर मंगलवार को कई थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं चुलाई के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग की ओर से उलीडीह थाना अंतर्गत संकोसाई, सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू, परसुडीह थाना अंतर्गत गदड़ा, सुनारी थाना अंतर्गत खूंताडीह एवं बागबेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री स्थलों पर छापेमारी कर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान विभाग को किंग गोल्ड विस्की 750 ml की 7 पीस, रॉयल स्टेग 375 ml की 4 पीस, इंपेरियल ब्लू 375 ml की 7 पीस, इंपेरियल ब्लू 180 ml की 20 पीस शराब मिली है। पूर्वी सिंहभूम जिला में मंगलवार को कोरोना वायरस की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक
जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़े हैं। वहीं मंगलवार को कुल 209 संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें चाकुलिया से 3, धालभूमगढ़ से 22, घाटशिला से 21, जुगसलाई से 145, मुसावनी से 10, पटमदा से 8 लोग शामिल हैं। इधर संक्रमण मुक्त होने पर कुल 93 लोगों को कोविड वार्ड एवं क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। राजस्थान सेवा सदन अस्पताल में मंगलवार को सौंदर्यीकरण के बाद 6 कमरों का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन समाज सेवी श्याम सुंदर गुटगुटिया, महावीर प्रसाद सिंघानिया, श्याम सुंदर, पुरुषोत्तम दास भौतिका, राम लखन, मंटूलाल अग्रवाल, गोविंद राम, प्रभु दयाल एवं संत राम भगत राम गोयल के द्वारा किया गया। इन कमरों का निर्माण लगभग 30 वर्ष पूर्व कई समाज सेवियों ने अपने माता पिता के नाम पर करवाया था। वर्तमान में कमरों की मरम्मत कर मार्बल, टाइल्स एवं एयर कंडीशनर लगाकर इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। इस मौके पर अस्पताल कमेटी के अध्यक्ष दीपक भालोटिया, उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, मंटूलाल अग्रवाल, महासचिव राजेश रिंगसिया, समाज सेवी अरुण बाकरीवाल समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा के वरिष्ठ पत्रकार रहे दिवंगत कृष्णेंदु घोष के सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन मंगलवार को किया गया। बहरागोड़ा के मटिहाना में द टारगेट फाउंडेशन के संस्थापक कलन महतो के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय घोष की फोटो पर पुष्प अर्पण कर एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहीं 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की गई। मौके पर डॉक्टर मोतीलाल कुइला, मुखिया बुधुराम मुर्मू, पूर्व उप मुखिया सुमाय मांडी, ग्राम प्रधान दुर्गापद मानकी, नवीन चौधरी, आरटीआई कार्यकर्ता सत्यव्रत पंडा, झंटू महतो, मंटू महतो, वार्ड सदस्य संजय मुंडा एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आदित्यपुर स्थित इंदिरा बस्ती में मंगलवार को बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर बस्ती में रहने वाले करीब 55 बच्चों को पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, रबड़, चॉकलेट एवं अन्य पाठ्य सामग्री दिया गया। ट्रस्ट की अध्यक्ष पल्लवी दीप ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण छोटे बच्चे पढ़ाई से विमुख हो गए हैं, उन्हें उपहार के माध्यम से फिर से पढ़ाई की ओर आकर्षित करना है। सामग्री पाकर बच्चे काफ़ी खुश नजर आए एवं सभी ने मन लगाकर पढ़ने का वादा किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष पल्लवी दीप, पूनम सिंह, रितु एवं अन्य की भूमिका सराहनीय रही। पल्लवी दी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल लंबे समय से बंद है, जिसके कारण छोटे बच्चे पढ़ाई से विमुख हो गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना है। सामान पाकर बच्चे काफी उत्साहित हैं एवं उन्होंने मन लगाकर पढ़ने का वादा किया है। जामनीकांत बीएड कॉलेज सालबनी में मंगलवार से बीएड के सत्र 2018-2020 की फाइनल परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा प्रणाली के निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी वीरेंद्र महतो मौजूद थे। महाविद्यालय के सचिव सह संस्थापक डॉक्टर यामिनीकांत महतो ने परीक्षा आरंभ होने के पूर्व सभी विद्यार्थियों और व्याख्याता को शुभकामना संदेश दिया। कोविड-19 के मद्देनजर विद्यार्थियों को पर्याप्त दूरी रखते हुए परीक्षा कक्ष में बैठाया गया। साथ ही परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर समेत अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी और उसका उपयोग भी किया गया। आकस्मिक परिस्थितियों के लिए चिकित्सकीय कक्ष भी तैयार किया गया था। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी और परीक्षा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर वसंत पंडित ने इसकी सूचना दी। सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक ब्रिजमोहन कुमार ने मंगलवार को गालूडीह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गालूडीह बराज एवं गालूडीह डैम का निरीक्षण भी किया। दोनों ही स्थानों पर प्रशासक के द्वारा आम, अमरूद समेत अन्य छायादार पौधों का रोपण किया गया। गौरतलब हो कि प्रशासक ब्रिजमोहन कुमार 30 सितंबर बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने इन दोनों स्थानों का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। मौके पर अधीक्षण अभियंता शिवलाल राम, कार्यपालक अभियंता राजकुमार यादव, सहायक अभियंता हमीरा सोरेन, कनीय अभियंता
एवं अन्य कई विभागीय कर्मी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत मंगलवार को क्षमता विकास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जगन्नाथपुर की आशा महिला मंडल की 15 सदस्यों के साथ अध्यक्ष शांति टुडू, सचिव सुमिता सोरेन और कोषाध्यक्ष रजनी मुर्मू को प्रशिक्षण दिया गया। महिला समूह को दलहन एवं तिलहन फसलों की तकनीकी ज्ञान एवं कौशल प्रदान करते हुए उन्हें इसकी खेती करने की विधि की जानकारी दी गई। इसके अलावा महिला समूह के प्रत्येक महिला सदस्यों को कृषि तकनीकी के ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। महिला समूह को चाकुलिया के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बुधादित्य हांसदा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी पतित पावन घोष, सहायक तकनीकी प्रबंधक दिलेश्वर महतो, किसान खिलाराम मुर्मू एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड में मंगलवार को कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर अभियान चलाकर कई लोगों का जांच किया गया। इस मौके पर कुल 59 लोगों का जांच हुआ, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट से 41 एवं RT-PCR से 18 लोगों की जांच की गई। सर्वे एंड सर्विलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि इस जांच में कुल 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। चाकुलिया डाक बंगला परिसर में मंगलवार की शाम स्थानीय पत्रकारों द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में बहरागोड़ा के दिवंगत पत्रकार कृष्णेंदु घोष के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार के आत्मा की शांति की कामना भी की। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सतदल महतो के पहल पर एक शोकाकुल परिजन को श्राद्ध कर्म के लिए मंगलवार को सहयोग किया गया। यह सहयोग जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो के द्वारा दिया गया। दरअसल कुछ दिनों पूर्व लोधासुली पंचायत के कटासमारा गांव निवासी प्रियनाथ गोप का निधन हो गया था। भाजपा नेता परमेश्वर मांडी द्वारा इसकी सूचना मंडल अध्यक्ष को दी गई थी। मंगलवार को सांसद द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता को शोकाकुल परिजनों को दिया गया। इस मौके पर भाजपा नेता चंद्रमोहन मांडी, कमल क्लब के प्रखंड अध्यक्ष ठाकुरदास गोप, अभय गोप, लखींद्र गोप, मानिक गोप, लवीन गोप, रंजीत गोप समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में मंगलवार को सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज C3 की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका रही। इस बैठक में बाल विवाह उन्मूलन, क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह के कारण के अलावे मानव तस्करी की रोकथाम और गैर संचारी रोग निवारण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बैठक का संचालन राज्य समन्वयक अविनाश कुमार एवं उनका सहयोग प्रखंड समन्वयक चंद्र प्रभा कुमारी ने की। बैठक में प्रखंड प्रबंधक मनोज शाह, बंटी निषाद समेत प्रखंड के सभी ANM मौजूद थी। धालभूमगढ़ प्रखंड के माहुलीसोल पंचायत के चतरो गांव निवासी अनिल महतो एवं उसका भाई विकास महतो 2 तिरपाल के लिए 3 महीने से अंचल कार्यालय की बाट जो रहा है, परंतु इस 3 महीने में उसे इस कार्यालय से कोई सहायता नहीं मिली है। मंगलवार को विकास महतो फिर से एक बार अंचल कार्यालय पहुंचा एवं पदाधिकारियों से मिलकर तिरपाल के लिए गुहार लगाई। इस संबंध में विकास से पूछने पर उसने बताया कि लगभग 3 माह पूर्व 21 जून की रात उसके घर के छत के ऊपर एक पेड़ गिर गया था, जिस कारण घर का छत क्षतिग्रस्त हो गया। 22 जून को अंचल कार्यालय में सहायता के लिए आवेदन दिया गया, परंतु अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। उसने कहा कि कम से कम प्रशासन मुझे 2 तिरपाल भी दे दे तो मैं उसमें गुजर बसर कर लूँगा। विकास ने कहा कि बुधवार तक अगर कोई सहायता नहीं मिलती है तो इसके बाद अंचल कार्यालय के मेन गेट पर अपने परिवार के साथ आकर रहूँगा। अंचल ऑफिस क्या विशेष काम है अंचल ऑफिस में? विशेष काम मतलब मेरा घर टूट गया है। घर जो टूट गया है मतलब 21 तारीख को रात को 2:30 बजे के आसपास में पेड़ गिर करके गिर गया है। 2/6 को 21/6 को मतलब घर गिरा है, पेड़ गिरा है और 22/6 को मतलब अंचल ऑफिस में लिखित रूप से दिया गया है
तो उन देने के बावजूद भी फोटो वोटो के साथ में दिए गए हैं। अभी तो ये नहीं हुआ। तो फिर आज क्या बात हुआ आपका अंचल आज हम इसलिए आए थे कि मेरा जो इतना दिन देने के बावजूद अभी तक आया नहीं है। जहां 22 से की बात है, आज हो गया आपका शायद 29 या 30, कितना हो गया पता नहीं, आज 9 हो गया। तो इतना महीना में अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा? फिर क्या अंचल कार्यालय में किसके साथ भेंट किया? अंचल कार्यालय में सीओ साहब से भेंट किए। तो सीओ साहब ने मेरे को बोला कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कागजात मंगवाया, जो कागजात मैंने जमा किए थे। मंगवाने के बाद में तो बोला कि ये तो अनिल कुमार महतो के नाम है। हाँ, अनिल कुमार महतो ही दिया था, मेरा मझला भाई है। मेरा बाप का नाम है मोतीलाल महतो, मेरा नाम है विकास चंद्र महतो, मैं छोटा भाई हूँ। दिया है और देने के बाद में अभी बोल रहा कि क्यों ना, अगर नहीं होता है तो मैं नमस्कार करता हूं कि कम से कम मेरे को 2 तिरपाल दे करके आपातकालीन के लिए कम से कम मेरे को ये किया जाए। मेरा घर में रहने का स्थिति बिल्कुल नहीं है। और अगर नहीं दिया जाता, कहे कि मेरे को आश्वासन दिया है सीओ साहब ने कि मैं भेजता हूं, काल की डेट की नहीं बात किया, लेकिन बोलता कि मैं बोला है कि भेजता हूं, काल की डेट नहीं बोला, भेजूंगा ऐसा बोला है, भेजता हूं। लेकिन मेरे को डेट नहीं दिया। तो नमस्कार करता हूं, अगर काल के डेट में अगर नहीं जाता है, अगर नहीं तिरपाल उकल मिलता है, कुछ आश्वासन अगर नहीं देता है, तो मेरा परिवार को लेकर के आके अंचल ऑफिस के बगल में जो गेट है उस जगह में बैठेंगे और वही मेरा घर होगा, वही मेरा सब कुछ होगा। खाना पीना अंचल ऑफिस में ही देगा। नमस्कार करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। धालभूमगढ़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को ITDA निदेशक अनीता सहाय के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको, अंचल अधिकारी सदानंद महतो, प्रखंड और अंचल कर्मियों के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला की पूर्व DRDA निदेशक एवं वर्तमान ITDA निदेशक अनीता सहाय के निधन पर शोक प्रकट किया गया। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की गई। धालभूमगढ़ की प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको के द्वारा मंगलवार को गोयल HP गैस एजेंसी के गोदाम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोकपाड़ा और धालभूमगढ़ स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर BDO ने गोयल HP गैस के कमर्शियल एवं घरेलू गैस सिलेंडर के वजन का भी माप किया। साथ ही स्टॉक संधारण से संबंधित सत्यापन भी की गई। मौके पर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इस दौरान प्रखंड के प्रधान लिपिक दीपक कुमार बेरा एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राखाल चंद्र पाल भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में एक विद्यालय के 2 कमरा निर्माण में कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। 2 कमरों के बने इस भवन को अभी विद्यालय को हैंडओवर भी नहीं किया गया और इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया। मामला कोकपाड़ा उच्च विद्यालय में सांसद निधि से नवनिर्मित 2 कमरे के भवन का है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद सदरुद्दीन ने बताया कि नए भवन का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सांसद निधि से नवनिर्मित इस 2 कमरा के निर्माण का शिलान्यास वर्ष 2019 में 7 मार्च को किया गया था। इसके बाद निर्माण का कार्य शुरू हुआ, निर्माण पूरा भी हुआ, परंतु अभी तक इसका विद्यालय ने अधिग्रहण नहीं किया है और निर्माण के 1 वर्ष के अंदर ही भवन के दीवार में दरार आ गई। यही नहीं, छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा बीते दिन छत से अलग होकर नीचे गिर गया। यह तो गनीमत है कि अभी विद्यालय बंद है और कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया, परंतु यही हाल रहा तो भवन के अधिग्रहण के बाद यहाँ बैठकर बच्चों के लिए पढ़ना जान जोखिम में डालने से कम नहीं होगा।